अरे भैया ये तो जूम हो गया भाई। ये तो किस बेसिया जूम हो गए। कैमरा से लिया कि? मैंने फोन सही से। अच्छा। मु कहली जते सही काल में करी छी तते काल में घरे नहीं देखबाक रोटेट चाही। रोटेट भ जेतै ना, रोटेट रोटेट कऽ रोटेट क के फिर वो नहीं है। रोटेट क के वो ले। स्क्रीन नहीं रोटेट है ना के। अच्छा अहिना रह दै छियै अहिना। ने। अहिना में ठीक है। नमस्कार मिथिलावासी, जल्दी जल्दी जुड़ू, सब लाइव में छी और बड़ा मशक्कत से ई लाइव में एलौ हैं। अहाँ के बता दी टेक्निकली रूप से ऋषि बाबू हमरा मदद कर रहल छै और सबसे पहले अहाँ सब जुड़ू, ओहिके बाद आइ हम सब कुछ विशेष चर्चा करबै। ओना तऽ अहाँ सबके वीडियो के मार्फत से अहाँ सब तक बातचीत करे के पूरा प्रयास करै छी हम सब और किछ आइ खास एहन मुद्दा छै जे पर बातचीत करे के प्रयास करब। तो सब गोटे पहले जुड़ू और जुड़ला के बाद आइ हम सब जे कुछ विशेष भ सकतै ओ अहाँ के हम बताएब। दरअसल जेना कि अहाँ सब टाइटल देख सकै छी, टाइटल में हम पहिने लिखने छी जातिगत आरक्षण से जुड़ल चीज। तो जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट और यूजीसी जे सरकार के द्वारा अखन बिल लाबऽ जा रहल अछि, ओहि विषय पर हम सब आइ बातचीत करब। तो आओ जुड़ू। वीडियो ऑफ भ गेल है कि या कऽ देलक है? हाँ हाँ अखन हम ऑफे कर देलियै, कनी घर आबै छलियै ना, ओके। रास्ता में छलियै। हाँ 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 जुड़ऽ दियौन त लोक मिथिलावासी। सबके चीज मिलतै। हाँ हाँ मिथिलावासी जे सब अखन देख रहल छी, जे सब जुड़ि रहल छी, ओ सब गोटे से सबसे पहले हम एकटा आदर पूर्वक अपन बात कहऽ चाहब, या फिर जे केओ भविष्य में अखन के बाद जखन कखनो वीडियो देखब या ई लाइव देखब, हुनका हम स्पष्ट बताबऽ चाहै छी, हमर एहि लाइव के कोनो भी जातिगत बिल्कुल भी मानसिकता नहीं अछि। जातिगत टीका टिप्पणी या फिर कोनो प्रकार के एहन चीज जे सामाजिक सौहार्द से जुड़ल चीज होय, ओहि विषय पर हम बिल्कुल बात नहीं कर रहल छी। और चूंकि मैं इसमें हिंदी भी प्रयोग करूंगा, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो हिंदी में भी देखते हैं, तो हमारा आज का जो ये लाइव है इस समय वो दरअसल जातिगत आरक्षण पर है। और जातिगत आरक्षण एक बहुत बड़ा अपराध आज के समय में हो चुका है और इसका कारण है जो वास्तविक व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और बहुत काज भेलैया, साझ नहीं भेलैया कि बहुत आदमी सब बिल्कुल भेट घाट केलियै। नहीं होगी। हमरा सबके चलवा दे, हम लाइव में छी। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इस विषय के ऊपर विचार करना चाहिए कि कास्टिज्म उनको अगर हटाना है, अगर वो वास्तव में इस बात के लिए चिंतित हैं कि कास्टिज्म को हटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रकार का जो भेदभाव है, जो सरकारी भेदभाव है, उसको हटाना पड़ेगा। और सरकार इस चीज के लिए कितना तत्पर है, ये चीजें आपको इस बात से पता चल सकता है कि सरकार हाल ही में एक नई कानून लाने जा रही है जिसका नाम है यूजीसी। अब देखिए यह यूजीसी किस प्रकार से काम करेगी, आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूजीसी बिल के बारे में पता नहीं है। यूजीसी सच पूछिए तो समाज में और भी बड़ी खाई लाने का काम करेगी और इस बात के लिए जो हमारा समाज है उनको तत्परता दिखाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये बिल आती है तो ये खास करके यूनिवर्सिटीज के लिए होंगे, जहां पर जो बच्चे स्वर्ण बच्चे हैं जो वहां पे पढ़ते हैं उनके ऊपर ये लागू होगा और ये भेदभाव को और बढ़ाएगा, घटाने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे और सरकार को अपनी मानसिकता स्पष्ट करने होंगे। अगर सरकार इस बात से मुकर रही है या फिर इस बात को नजरअंदाज कर रही है, उनको लग रहा है कि केवल कागजी कानून लाने से देश का भलाई हो जाएगा, तो हम आप सब डार्क में हैं। और जिन जिन लोगों को लगता है
कि बीजेपी जब से आई है और ये बीजेपी हिंदू के लिए ये सरकार है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल भी हिंदू हितैषी सरकार नहीं है। और इस समय ख़ास करके क्योंकि आप फ़ोटोज़ के हिसाब से आपको लगेगा, मैं इस बात से स्पष्ट हूँ कि फ़ोटोज़ से आपको लगेगा। अब एक तरफ मोदी जी क्या करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं और दूसरे तरफ उस गौ हत्या को बंद करने के लिए मोदी जी का बिल्कुल प्रयास नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि सरकार की मानसिकता जो है देखिए सरकार तो 5 साल के लिए आती है ना, अब उनको अगले 5 साल का टारगेट तय करना होता है। तो अब वो इस 5 साल में जिस एजेंडा पर लड़े हैं, क्या वो अगले 5 साल के लिए उस एजेंडा पर लड़ेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। आप देख लीजिए राम मंदिर का ही विषय वस्तु ले लीजिए। 5 साल संघर्ष संघर्ष तो सालों साल से हो रहा है और संघर्ष करने वाले कोई और थे। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ने संघर्ष करके राम मंदिर बना दिए। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है साहब। सालों से 500 साल का यह संघर्ष है जो राम मंदिर आप देख रहे हैं। तो इसमें ये बिल्कुल मत समझिए कि मोदी जी अकेले हैं जिन्होंने एकदम से राम भक्त बन गए, आराम से त्रिपुंड लगा दिए और बन गए, कर दिए सब काम। नहीं साहब, ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे जातिगत आरक्षण पर। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे कोई भी जातिगत द्वेष नहीं है, किसी भी व्यक्ति से नहीं, किसी भी धर्म से नहीं। कोई मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए आप कह नहीं सकते क्योंकि मैं स्पष्ट समझता हूँ कि जो सरकार अपनी ज़िम्मेदारी तय नहीं करती है। ऋषिकेश बाबूजी आपको बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला पर। और मैं आपको बता दूँ कि स्टैंड विथ मिथिला अच्छा इसमें ज़ूम आउट का फैसिलिटीज़ है? पता नहीं हो रहा। आपका आवाज़ नहीं आ रहा। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो इतने सारे लोग आ गए हैं तो अपने स्क्रीन पे डबल टैप कीजिएगा वीडियो लाइक हो जाएगा ताकि हमें बहुत भी ही पता चले कि एनर्जेटिक आप हम लोग इंटरेस्टिंग हैं। बातचीत करने वाले हैं। अहाँ सबके हम बता दीजिए हम सब बहुत एनर्जेटिक बातचीत करबे और ई बातचीत अहम छे। एहि दुआरे चूँकि जातिगत आरक्षण, एससी-एसटी एक्ट और यूजीसी बिल, ये यूजीसी बिल आज के समय का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। बीजेपी क्या कर रही है साहब? बीजेपी तो हिंदू-हिंदू में लड़ा रही है। अब बीजेपी हिंदू-हिंदू में लड़ा रही है, उधर बांग्लादेश का दर्द नहीं है। मैं तो कहता हूँ स्पष्ट, मोदी जी आज यह बात को स्पष्ट कर दें और वो ये कह दें कि भाई देखो दलित हितैषी है ना, वो अपने आप को ये कह रहे हैं ना कि हम दलित के हितैषी हैं। तो आप स्पष्ट कह दीजिए ना कि बांग्लादेश का जो दर्द है वो आपका दर्द नहीं है। आप कह दीजिए ना कि पाकिस्तान का दर्द आपका दर्द नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों जोगिंदर मंडल बनने के लिए तैयार हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी भी राय ज़रूर दें। देखिए बौद्धिक लोगों ने जब से चुप रहना शुरू कर दिया है, जब से बौद्धिक लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी तय करना छोड़ दिया है, तब से हमारे समाज के अंदर में विकृति फैलता ही गया है। तो अब ये बात कौन तय करेगा? अब ये चीज़ें कौन निर्णय लेंगे? तो इसलिए ये अहम चीज़ें हैं। तो जो सब जुड़ रहे हैं, जुड़िए आज बहुत ही ख़ास हम लोग बातचीत करेंगे और आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है ऋषिकेश जी कि आरक्षण क्या है? और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आरक्षण गलत नहीं है सबसे पहली बात आरक्षण होनी चाहिए लेकिन आरक्षण जिस बेसिस से दिया जा रहा है ना ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जनरल में आते हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा अमीर हैं या फिर किसी भी तरह से वो पहले से अगर उनके आज के पास समय ऐसा में धन-संपत्ति, दौलत है। स्वीपर के लिए अगर 100 सीट के लिए स्वीपर के लिए नौकरी अप्लाई होती है, तो हज़ारों हजार स्वर्ण बच्चे जो हैं, सो फॉर्म भरते हैं। लाखों लाख स्वर्ण बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। हाँ, तो आरक्षण इकोनॉमी बेसिस पे दीजिए आप या फिर टैलेंट के बेसिस पे दीजिए कि हाँ, ये बच्चा बचपन से अच्छा करता आ रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत आप प्रमोट कीजिए। जो इकोनॉमिकली वीक है टैलेंट का तो कोई कदरे नहीं रह गया है। नहीं, भारत ऐसा टैलेंट का देश कोई है। कदर नहीं है। मतलब कोई बच्चा तेज़ है, बस उसे गाइडेंस की ज़रूरत है और उसे सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसे कभी मिलेगा भी नहीं गाइडेंस क्योंकि कोई उसको समझ ही नहीं रहा है। आप सिर्फ़ उनको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है जो जातिगत आरक्षण मिल रहा है तो सारे लोगों को आरक्षण मेरे गाँव में भी बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है जॉब की, उनको किसी को जॉब नहीं लगा है। सरकारी जॉब तो किसी को है ही नहीं उन लोगों में, उससे ज़्यादा तो जनरल में मैं सरकारी जॉब है। पूछना तो चाहता हूँ खा मैं कौन रहा है पूछना उनका जॉब? चाहता हूँ
नहीं, नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो टीना ढाबी है, टीना ढाबी के हुँ। बच्चों को रिज़र्वेशन चाहिए अब? अब नहीं, टीना बिल्कुल ढाबी भी नहीं चाहिए। बन चुकी है इतना, तो क्या उसको भी चाहिए? अब ये नहीं, बहुत बड़ी सवाल है, अब ये बहुत बड़ी सवाल है और देश के सामने यह चीज़ है। मैं कहता हूँ कि इस देश का एक भी नेता, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस देश का एक भी नेता अपने आप को, भले ही वो अपने आप को स्वसिद्ध कर ले कि हम देश का जो है सो आधुनिक युग का, आधुनिक भारत का शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं, हुँ, सब छोड़ दीजिए। कल के इतिहास में काला नाम से आपका नाम लिखा जाएगा, ये बात इतिहास याद रखेगी। इसका इसलिए क्योंकि आपने भी टैलेंट का कभी कद्र नहीं किया। क्योंकि आज तक बिल्कुल। जो भी सरकार बनी है, रिज़र्वेशन के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, एससी-एसटी एक्ट के नाम पे, यूजीसी, अभी देखिए यूजीसी, इनको लाना चाहिए था यूसीसी। अब इनको यूसीसी, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, अब ये ला दिए हैं यूजीसी। अब ये यूजीसी इक्विटी कमिटी जो बन रही है, इस यूजीसी इक्विटी कमिटी के नाम पर हिंदू-हिंदू के बीच में ही तो ये भेदभाव ला रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा या फिर जो लोग देख रहे हैं उनको पता होगा या नहीं होगा, सरकार पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि वो यूजीसी बिल लाएँगे। अब ये यूजीसी जो एक कमिटी बनाई जाएगी, ये क्या है मैं आपको एक बार बता दूँ कि यह एक प्रकार का कमिटी होगा जो सभी यूनिवर्सिटी में बनाए जाएँगे और ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए बनाए जाएँगे जो स्वर्ण बच्चे हैं। जिन बच्चों का अब आने वाले टाइम में तो स्वर्ण बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने से डरेंगे, क्योंकि साहब इनने ऐसा कानून ला दिया, ये तो एससी-एसटी से भी खतरनाक कानून है। उस बच्चे के ऊपर जो बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, अगर उसको कोई मान लीजिए कि अगर कोई स्वर्ण बच्चा है, अगर उसने किसी को गाली दिया या नहीं भी दिया, तो भी हुँ, उसके ऊपर अगर आरोप लगता है, तो यह कमिटी तय करेगी और उस कमिटी में एक भी स्वर्ण नहीं है। तो समझ जाइए हाँ, कि 100% उसको उस बच्चे को रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा, उसको यहाँ तक कि सज़ा की भी प्रावधान है। तो इस प्रकार का बिल जो है, ये कहीं न कहीं हिंदुओं के बीच में ही, आपस में ही बड़ा विभेद उत्पन्न करेंगे और यह विभेद ऐसा होगा, जिसको फिर सरकार की बस की बात नहीं होगी कि सरकार इसको कंट्रोल कर ले। क्योंकि ये 1-2 बच्चों के ऊपर नहीं होगा और ख़ास करके जो चूँकि यह एक प्रकार का धन उगाही का एक तरीका कह सकते हैं। जिस प्रकार से अभी चंद्रशेखर रावत जो है सो एससी-एसटी का कई सारे मतलब उनके टीम का है जो तो लोगों को ट्रेन करते हैं इवेन इवेन उनको हुँ, एक हुँ, हुँ। एजुकेशन क्लासेस दिया जाता है कि भई देखो किसी को एससी-एसटी में कैसे फँसाना है। अब ऐसे हाँ, में हाँ, अब ऐसे सिचुएशन में अगर ये चीज़ें इससे बड़ी हथियार मतलब एक तरफ गले में रस्सी तो पहले से लगा हुआ है, अब सरकार ने यूजीसी बिल ला करके क्या किया है, उस रस्सी को पेड़ पर से लटका दिया है। तो साहब अब तो कहेंगे ही, जो खास करके क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो ये समाज है, ये आवाज़ उठाएँगे ही कि हमारे हुँ, पूर्वजों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश का स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने भी जान गँवाए हैं, उन्होंने भी अपनी जो है सो सर्वस्व न्यौछावर किया है देश को। ऐसे परिस्थिति में अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो अब सरकार अपनी ज़िम्मेदारी तय करे कि सरकार की भी तो कोई ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ना कि कागज़ी कानून आप लाए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप उसको कितना रिकमेंड कर पाएँगे, कितना उसको आप जो है सो पर्टेन कर पाएँगे, ये चीज़ें एक बहुत बड़ा। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है, वो यही है कि आरक्षण, ख़ास करके अभी ऋषिकेश सर ने बहुत अच्छा चीज़ कहा कि रिज़र्वेशन मस्ट बी, कोई दिक्कत नहीं है, दो आप, लेकिन इकोनॉमिकली दो ना आप। अरे भैया स्कूल में जाकर के देखो, एक भी ढंग के टीचर नहीं होते हैं। हुँ, अब मैं कहूँ कि मैं एक अपने बच्चों को आरक्षित शिक्षक के पास पढ़ाऊँ, तो कैसे पढ़ाऊँ? क्योंकि ऑलरेडी उनको गवर्नमेंट ने एजुकेशन में जो नौकरी दी है, वो उनको बिना पढ़ाई किए हुए उनको नौकरी दे दिया गया है। मैं कई सारे स्कूल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसे-ऐसे लोग भी शिक्षक बन गए हैं और ये चीज़ें हुँ, होता आ रहा है। अगर सामाजिक रूप से बौद्धिक वर्ग ने बोलना शुरू नहीं किया, सरकार से उनकी ज़िम्मेदारी तय करना नहीं सिखाया, तो फिर आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा और यह चीज़ें सरकार के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इस समय
आपको अगर आप न्यूज़ देखते हैं, अगर आपको देश-विदेश की खबरें पता है, तो आप देखिए ना मिडल ईस्ट किस प्रकार से संघर्ष कर रही है। आप देखिए ना हुँ, रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है। आप देखिए ना कि ताइवान में क्या हो रहा है। अब चारों तरफ से अभी अमेरिका भी चुप नहीं रहेगा। वो भी अपना जो है सो तो कहीं न कहीं पूरा दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में जा रहा है और भारत का स्थिति ये हो रहा है कि अंतःकरण अगर बात करूँ तो गृह युद्ध की ओर जा रहा है। आप देख लीजिए, हर दिन आपको अखबार मिल जाएगा, हर दिन आपको जो है सो सोशल मीडिया पर मिल जाएगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात हुआ, कुछ न कुछ विवाद हुआ। ऐसे में धर्म उन्मूलन और धार्मिक रूप से जो व्यक्ति हैं, उनके भी भावनाओं को छोड़ा नहीं जा रहा है। अभी संतोष वर्मा नाम का एक मानसिक अपाहिज मैं कहूँगा, भले ही वो आईएएस होगा, लेकिन वो मानसिक अपाहिज व्यक्ति आईएएस संतोष वर्मा, ऐसा व्यक्ति को बीजेपी संरक्षण दे रही है, मोहन यादव संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे यादव को ऐसे जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को तो मतलब तुरंत बर्खास्त करके तुरंत उसका उसका उसके ऊपर चार्ज बैठाया जाए, उसको तुरंत के तुरंत जेल में बैठाया जाए। क्योंकि वो इस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि जो कि सर्वसामान्य समाज के अंदर में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो आज के समय में अगर आप बौद्धिक वर्ग से हैं, बौद्धिक वर्ग इन केस कि आप किसी भी कास्ट से हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, अगर आप में सोचने समझने की शक्ति है और आप जानते हैं कि उचित और अनुचित क्या है, तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर समझनी चाहिए। तो विषय वस्तु हमारा यही था कि रिज़र्वेशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? एससी-एसटी एक्ट को तुरंत रिवर्सल होना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। ये वादी का अम्बेडकर का नाम आ गया तो मैं बता ही दूँ आपको। अम्बेडकर के नाम पर देश के अंदर में इस प्रकार से इस ऐसा प्रकरण चलाया गया कि लोगों को दूसरे जो वर्ग थे उनको बोलना पड़ा। किसको नहीं पता है? संविधान कोई एक दिन का बना हुआ था। संविधान कोई एक व्यक्ति ने लिखा हुआ था। बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें जो झूठ अफ़वाह फैलाई गई, उन चीज़ों को स्वीकार्य होना चाहिए। जो पीएन राव थे, वो इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस थे, जो जिसको आईसीजे जे कहा जाता है। उन्होंने संविधान लिखा था। संविधान आधा लिखने के बाद 80% संविधान लिखा गया था, उसके बाद जाकर के जो है सो अम्बेडकर जी की एंट्री होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उचित और अनुचित का फ़र्क पता होना चाहिए। हाँ, ऋषिकेश सर आप कहिए कुछ क्या कहना चाहते हैं? संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था ना, वो अभी भी है, 10 साल का था और बिल्कुल, हर 10 साल बाद इसको रिन्यू किया जाता है। तो जो करंट गवर्नमेंट होती है, वो जानबूझ के इस चीज़ को और आगे खींच रही है। अगर एक्सटेंड कर बाय रही है। चांस मुझे लग रहा है आज के डेट में अगर ये जातिगत आरक्षण हटाती है गवर्नमेंट तो उनको डर है कि उनका कुर्सी चला जाएगा। तो सिर्फ़ बिल्कुल, इसी डर की वजह से देश को पीछे ढकेला जा रहा है। और मेरा मानना है कि 2 चीज़ों के अंदर आरक्षण नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो एजुकेशन। एजुकेशन मतलब कि टीचर, अगर आप टीचर बनने के लिए आरक्षण दे रहे हो, तो आपका जो भविष्य बनाने वाला जो एक जो बर्तन बनाने वाला होता है, वो अगर खराब निकला तो बर्तन कभी अच्छा नहीं बनेगा। और बिल्कुल, हमारे देश के बच्चे वही हैं, तो अगर प्राइमरी एजुकेशन ही खराब मिल रहा है बच्चों को, तो आगे जाके बच्चे कभी नहीं सुधर सकते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन में तो कभी आरक्षण देना ही नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ प्राइमरी एजुकेशन को सबसे मस्ट कर दो। जितने आपके वेल क्वालिफाइड टीचर हैं ना, सबको प्राइमरी एजुकेशन में डाल दो। क्योंकि अगर बच्चे अच्छे निकल रहे हैं ना, तो आगे आके वो खुद से भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। बचपन में ही उन्हें गलत शिक्षा दे दी गई, सही ढंग से नहीं पढ़ाया गया, तो सिंपल फिर सी वो सोचने बच्चे वाली आगे बात है ना। जाके भी कुछ नहीं बनेंगे, है 75 ना? सालों में और आपने दूसरा क्या चीज़ किया? 75 सालों में क्या हुआ? हाँ, वही चीज़ और दूसरा चीज़ है मेडिकल यानी कि जो आपका मेडिकल लाइन है, अभी उसमें तो भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। अभी तो मेडिकल में भी कर दिया -40 वाले को भी निकाल दो भाई। क्या हाँ, चल बिल्कुल, रहा है? तो इन दोनों ही केस में वो आपके भविष्य के ऐसे साथ में खेलेंगे, आपके ऐसे वर्तमान के में साथ खेलेंगे। मोदी जी को जो लोग कहते हैं कि आधुनिक युग के शिल्पकार विश्वकर्मा है आधुनिक युग के, आधुनिक भारत के। तो ऐसे व्यक्ति को जब पैंडा आप बनाएँगे और उनको सर्वमान्य देंगे, तो फिर तो बड़ा समस्या है साहब कि आप
एजुकेशन को कहीं न कहीं अंडर वैल्यूड कर रहे हो। हाँ, आप मतलब कहीं न कहीं मोदी जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छा कर रहे हैं वो नो डाउट, लेकिन हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा उनको भी। अब कुछ चीज़ों को आप अच्छी तरह से देख रहे हो और बाकी चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए हो, जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर कर दिए हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। आपको हर तरह से ध्यान देना पड़ेगा, हर तरह से हर चीज़ों को हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर सही डिसीज़न लेना पड़ेगा। और जो बुराई है, जो गलत चीज़ हो रहा है, उस चीज़ को आप फ़ोकस कीजिए, उस चीज़ को ठीक कीजिए। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप अनाज बाँट देने से गरीबी नहीं जाएगी, गरीबी जाएगी बिल्कुल। एजुकेशन से। और एजुकेशन आप दे नहीं रहे हैं, एजुकेशन के नाम पे आप आरक्षण दे रहे हैं। तो जिनको आप आरक्षण दे रहे हैं, उनका भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। जिनको आरक्षण नहीं भी दे रहे हैं, उनका भी भविष्य बर्बाद हो रहा है क्योंकि वो देखिए जो आरक्षित टीचर कैसा-कैसा आ रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कैसा-कैसा अनपढ़, जाहिल, गँवार लोग हैं इस देश में। इसका एक नमूना मैं आपको पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक व्यक्ति है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई भीम आर्मी का है। वो व्यक्ति कह रहा है कि चैट जीपीटी जो है ना, चैट जीपीटी ये तो अलग बनाना पड़ेगा, भीम जीपीटी बनाना पड़ेगा। काहे हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एक लिख रहे हैं निशांत थापा। ओके, जातिवाद सही है। देखिए, जातिवाद सही बिल्कुल आपने क्वेश्चन किया है कि जातिवाद सही है, बिल्कुल भी जातिवाद सही नहीं है निशांत जी, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव और ये जो भेदभाव होता है, ये कौन कर रहा है? आप किसी गाँव में जाइए, आप किसी ठेले पे जाइए, आप किसी सब्जी वाले के पास जाइए, क्या आपने कभी उससे पूछा कि भई तुम कौन-सी कास्ट का हो? नहीं पूछते हो। इवन आप ना उसका रिलिजन पूछते हो, ना आप उसका बस आपको सामान लेना है, आप उससे सामान लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो। तो अच्छा, आप लिख रहे हो मेरे गाँव में तो होता है ब्रो, किस टाइप का होता है? निशांत जी मुझे बताइएगा किस टाइप का होता है? देखिए आपके पास 5 उँगली है। अब आप कहोगे कि भगवान ने पाँचों उँगली के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है साहब, आप ध्यान से देखना, सबके साइज़, हाइट अलग है और यूनिवर्स में हर चीज़ जो बना है ना, उसका अलग एक अपना है। आप किसी को एकदम से इक्वल नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति अपने जन्म कर्म से ही उनका अपना जो है सो स्वभाव से, उनका विधि व्यवस्था से ही उनका होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव आपको संविधान कर रहा है। आप जाकर के देखो, पढ़ो आप संविधान को पढ़ो। आपको वहीं से बताया जा रहा है कि अगर तुम फलाने जाति का है तो तुमको जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। काहे जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा? और अगर ये आज 75 साल के बाद भी हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आज 75 साल के बाद भी आपको चाहिए रिज़र्वेशन, आज 75 साल के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, सब ये तो बहुत गलत ट्रैक है। मुझे लगता है कि देश को इस विषय पर चिंतन करनी चाहिए। देखिए, हमारे गाँव जातिगत हमारे आरक्षण जातिगत डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं हो सकता है। अभी जातिगत भाई एक मिनट डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ दिन बाद निशांत जी का सवाल देखिएगा कि अ, सबसे मतलब इनके गाँव में पहले तो एससी लोगों को गाँव में अलग से सुनो, बिठाया सुनो, जाता सुनो, है सुनो, शादी-विवाह के सुनो, भोज सुनो, में। सुनो, 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 सुनो। निशांत सुनो, सुनो भाई तुम सुन लो पहले। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गाँव में अलग जगह पे बिठाया जाता है। तो तुमने कभी-कभी बैठाने का कोशिश किया? कभी मिसाल प पेश किया है? अरे मैं कहता हूँ कि ऐसा अगर मान लो कि शादी होता है किसी का, ठीक है? तुम मोदी जी के घर पे जाओगे, तुम अंबानी जी के घर पे जाओगे, तो वहाँ पर क्या देखोगे कि तुमको आगे बिठाएगा? भई उसका अपना स्टेटस है ना, समाज में भी सबका अपना-अपना स्टेटस है ना। अब तुम अब म अंबानी के घर में जाओगे, तो ऐसा थोड़े है कि अंबानी तुमको पहले कुर्सी पे बैठा देगा। उसका जो चीफ गेस्ट होगा, उसी को बैठाएगा। तो किसी भी चीज़ों को समझना पड़ेगा। रहा बात कि अबे संविधान से पहले जातिवाद नहीं था क्या? सुनो भाई, तुमको मैं इतिहास बता देता हूँ थोड़ा, तुम पूछे हो बड़ा पेचीदा सवाल, तुमको हम बता देते हैं। किस चीज़ का तुम बोल रहे हो कि उससे पहले जातिवाद था? मुझे बताओ, तुम मुगलों से लड़े हो, तुमने अंग्रेजी काल देखा है, अंग्रेजी हुकूमत का समय भारत में हुआ है। मुगलों ने इतने दिनों यहाँ पर रहा है, उसके बाद जाकर के संविधान बना है। रहा बात जातिवाद, हमारे देश में एक ही वर्ड यूज़ किया जाता था अछूत और उस अछूत का मतलब होता था
जिसको अपना देश से प्रेम ना हो, जो अपने देश के लिए खड़ा ना हो और वो मुगलों का या फिर अंग्रेजों का सपोर्ट बनता था, तो उसको उस समय में समाज दरकिनार कर देता था कि भाई ये अछूत है, हम इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वहां पर उस डिस्क तुमको पढ़ना पड़ेगा भाई, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब तुम कह रहे हो कि उससे पहले जातिवाद नहीं था। मुझे ये बताओ, आप पूरे शरीर का जो संरचना है ना, पूरे शरीर का संरचना वो धर्म ग्रंथ के अनुसार से ही है। लोग कहते हैं, मेरे से एक सवाल पूछा था। नहीं, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जातिवाद का जो ये सिस्टम है, ये कहाँ से फूटा है? मतलब जो ये बोल रहा है ना कि संविधान से पहले जातिवाद नहीं था, ठीक है? तो क्या नाम है? निशांत थापा, भाई सुनो, एक बात बताता हूँ, अंग्रेजों से पहले जातिवाद था, उससे पहले भी जातिवाद था, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं, था। नहीं, मैं निशांत तुम्हें को मैं ये इकोनॉमिक्स का कहना रीज़न चाहता हूँ कि समझाता अपने हूँ। घर से शुरू करो। अगर तुमको लगता मुझे तो कभी भेदभाव नहीं लगा है। मुझे तो कभी नहीं, ऐसा नहीं, लगा मैं कि इनको बताता हूँ क्या हुँ, भेदभाव कहाँ से शुरू हुआ था वो बता देता हूँ निशांत को, क्योंकि ज़रूरी है जानना कि क्यों जातिवाद सही था, क्यों जातिवाद अब सही नहीं है, सबके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। सुनो, तो अगर एक बात समझो कि उस टाइम जब जातिवाद चल रहा था, जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं था, जब हमारे देश में मुगल नहीं था, उस टाइम इकोनॉमिक्स कैसे चल रहा था, देश का इकोनॉमी कैसे चल रहा था? क्योंकि जो पंडित जी थे ना, वो सिर्फ़ पूजा पढ़ाते कराते थे, खेती-बाड़ी नहीं करते थे, ठीक है? जो दूसरे लोग थे, जो नाई था, नाई सिर्फ़ बाल काटता था, खेती-बाड़ी नहीं करता था। जो नाव चलाता था, वो सिर्फ़ नाव चलाता था, वो भी खेती-बाड़ी नहीं करता था। लेकिन हर एक इंसान अपना अलग-अलग काम कर रहा था। अब होता क्या था कि जब नाई तुम्हारा बाल काटेगा, तो पूरे साल का अगर तुम गाँव से हो तो तुम्हें पता होगा कि नाई को पूरे साल का खर्चा एक ही बार में दे दिया जाता था। जिस गाँव में नाव चलता है, वहाँ पे पूरे साल का खर्चा एक ही बार में दे दिया जाता है। अब रही बात पंडित जी की, तो पंडित जी क्या करते थे, जब पूजा-पाठ करवाते थे, तो बदले में उनको मिलता था दक्षिणा, लेकिन दक्षिणा नहीं था उस टाइम पे, बार्टर सिस्टम चलता था। पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तो लोग क्या करते थे, उसके बदले खाना खिला देते थे पंडित जी को। लेकिन पंडित जी अगर खाना खाते हैं, तो सिर्फ़ उनका अकेले का पेट भरेगा, सबका पेट नहीं भरेगा, उनके पास भी फैमिली है। तो वो क्या बोलते थे कि तुम खाना खिलाने से बढ़िया मुझे पैक करके दे दो, यानी कि अनाज दे दो। तो जब अनाज पंडित जी घर लेके जाते थे, तो उनका घर चलता था। समझो आप। अब बात आई अंग्रेजों के टाइम पे। तो अंग्रेज जब तुमसे मिला ना दोस्त, अगर तुम एससी से हो तो तुमसे मिला तो तुम्हें क्या बताया अंग्रेजों ने कि देख वो पंडित तेरे यहाँ खाना नहीं खा रहा है, वो तुझे अछूत मानता है। और पंडित के बेटे को जाके क्या बोला वही अंग्रेज कि तुझे वहाँ खाना नहीं खाना है, वो छोटा जात है, तुम मत खाओ उसके यहाँ, तुम्हारा बाप भी नहीं खाता था, तुम्हारा दादा भी नहीं खाता था। अब यहाँ से भेदभाव तुम्हारे दिमाग में किसने डाला? अंग्रेज ने डाला। अब अंग्रेज चले गए, फिर सब कुछ ठीक होने लगा, लोग एजुकेटेड होने लगा। लेकिन जब तुम एजुकेटेड हो जाओगे ना दोस्त, तो उनका दाल नहीं गलेगा जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो वापस से तुम्हारे दिमाग में वही बात डालेंगे तो कि भाई देख सुनो, तेरे सुनो, सुनो। बाप-दादाओं के ऊपर ये 2 चीज़ें यहाँ नहीं मैं पे इसके इसको जवाब देता हूँ, रुक जाओ। 2 कमेंट सभी डालो। अंग्रेज़ों ने मारा और मुगलों ने मारा क्योंकि उसकी जाति तुमने फिक्स कर दी। अच्छा, तो भाई मरा कौन? मरा कौन? समझो मेरी बात। सुनो, जो सुनो, नहीं अपर एक कास्ट के लोग थे ना मिनट। वही मरे थे। नहीं, वही जो चीज़ नहीं मरे ना वो आज के डेट में देख लो जाके क्या कर रहे हैं। मैं इसको बता ये दे रहा जाति हूँ। भाई तुम बोल रहे हो ना चाइना में क्यों नहीं है, अमेरिका में है, उधर भी है, क्यों उधर है? भी है। हर सुनो, जगह है। तुम्हारा तुम्हारा यही बात हो गया यार कि मोदी जी बड़े आदमी हैं, तो हम भी तो बड़े आदमी हैं। कैसे? मोदी जी कभी हमारे यहाँ नहीं आते, हम कभी उनके यहाँ नहीं जाते। सुनो भाई, तुमको ऐतिहासिक फैक्ट देखना पड़ेगा। कह रहे हो ना कि चाइना में क्यों नहीं है? पता करो, पता करो, अमेरिका में पता करो, गोरे काले का जो है ना क्या चलता है वहां पे। अभी का मैं कह रहा हूँ, अभी का, अभी भी जाकर के पता करो, गूगल करो, चैट जीपीटी है, बराक जेमिनी है। ओबामा जो था, बराक ओबामा पहला काला राष्ट्रपति था वहाँ का। सोचो अभी कुछ टाइम पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति बना था और हमारे यहाँ बहुत पहले से लोग आते रहे हैं और वो बनते जा रहे हैं। देख भाई, एक बात बताता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन ना स्टैंडर्ड देख के किया जाता है और वो आज भी हो रहा है। ठीक है? देखो, इकोनॉमिक बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के बेसिस पे नहीं होता है। तुम्हारे गाँव का जो सबसे अमीर इंसान होगा ना, छोटे कास्ट का भी होगा तो गाँव में उतनी ही इज़्ज़त होगी नहीं तो जितनी कभी इज़्ज़त कभी एक बड़े देख, कास्ट के लोगों की अगर होगी। अगर कभी दिख जाए ना कि चपरासी कभी हेडमास्टर के कुर्सी पर बैठ रहा हो तो मेरे को बता देना।
कभी कोई चपरासी स्कूल का दिखे तो और उसको एजुकेशन हेडमास्टर। लो, पढ़ाई-लिखाई करो, इज़्ज़त मिलेगी मार्केट में, नहीं पढ़ोगे, इकोनॉमिकली वीक रहोगे, स्टैंडर्ड लो रहेगा, तो कोई इज़्ज़त नहीं देगा। तुमने एक चीज बहुत अच्छा मेंशन किया है कि मुगलों ने मारा, तुमने जाति फिक्स कर दी। अभी जो कोरेगांव हुआ था, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, समझना। ये तुमको अभी पूरा लाइव वो समझ में आएगा, फीडिंग समझ में आएगा कैसे चल रहा है। अभी जो ये भीम आर्मी वाले हैं, नाम तो सुना ही होगा या फिर होगा ही, उधर से कुछ पता ही होगा। ये भीम आर्मी वाले जो है ना, अभी कोरेगांव में शौर्य दिवस मनाया था 1 जनवरी को। ये शौर्य दिवस था, ये शौर्य दिवस था, बताओ तो। अभी ये कोरेगांव में जो मनाया है इन लोगों ने शौर्य दिवस कह के कि भाई वहां पर भीम कोरेगांव में हमारा, भाई वो जो लड़ा हुआ था वो किससे लड़ा हुआ था और किसके तरफ से लड़ा हुआ था? इसीलिए, क्योंकि आज देखो जाकर के, आज उन्होंने मनुस्मृति, इस मनुस्मृति को, इस पावन ग्रंथ को, ये जो ग्रंथ है ना साहब, ये देख लो, मनुस्मृति है ये। और इस मनुस्मृति को सरेआम जो है सो मंच से जलाया जाता है, मंच से जलाया जाता है। अब इनको इनको उस टाइम में अगर अलग रखा गया था ना, तो अलग इसलिए नहीं रखा गया था कि क्योंकि ये जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया गया था, बिल्कुल नहीं। जब तक जब तक कुछ होता या ये उस लेवल का के थे ही नहीं, तब तक। अभी कुछ देर पहले ऋषिकेश सर ने कहा कि सबका एक अपना सेगमेंट था, तो उस समय भी क्षत्रिय का धर्म था लड़ना। और जाकर के देखो ना, हमारी जो हम जो कहते हैं कि स्वर्ण का, तो आज देखो आप, ब्राह्मणों क्षत्रियों का जनसंख्या कितना है? केवल 5%, 7%। क्यों? भाई वो भी तो तुम्हारी तरह 30% होते हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए युद्ध किया। और ऐसा थोड़े होता है कि तुमको, तुम जाओगे अगर धर्म युद्ध करने के लिए जाओगे, तुमको कोई रोक देगा? भाई तुमको अभी अभी भी तो चल रहा है, अभी क्या धर्म युद्ध नहीं चल रहा है? अभी अभी तो नहीं, दिखा एजुकेशन ज़रूरी इस, है, इस समय में एजुकेशन ज़रूरी है, और पांच गवर्नमेंट पांच लोगों का नाम इतने दिनों सामने से आया है। गवर्नमेंट होकर इस समय हुँ, में आपने नाम सुना होगा दक्ष चौधरी का, आपने नाम सुना होगा अभिषेक ठाकुर का, आपने नाम सुना होगा विनय कटियार, कुछ नाम है उनका। ये सब कौन है भाई? तुम भी तो उठ के बोलो, तुम भी तो उठ के जाकर के बात करो। तो कहने से नहीं होता है, आप में गट्स होना चाहिए। यू विल हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू विल हैव टू स्टैंड विथ योर कंट्री। कि आपको ये कह देने मात्र से कि उस टाइम में नहीं उठाने दिया था तलवार, उस टाइम में नहीं लड़ने दिया था, कौन नहीं लड़ने देगा भाई? अब वो, चूंकि आप वर्ल्ड के हिसाब से देखो तो वो कितना भी हो जाता है तो छोटा भाई कहते हैं। हमारा ऐसा नहीं, छोटा जाति नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ तो छोटा भाई कहा जाता है, छोटा वर्ण कहा जाता है। तो नहीं, अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन ये राजनीतिक पार्टियाँ लेके आती है, रियल समाज में कहीं पे ऐसा नहीं है। आप जनरल बॉगी में जाके देखिए, कोई किसी से नहीं पूछता कहाँ से हो, कौन हो, सब एक साथ बैठ के जाते हैं और बहुत बढ़िया जाते हैं, कोई कोई भेदभाव नहीं है। ये बिल्कुल, जो राजनीतिक पार्टियों का दाल गलना बंद हो जाएगा ना, इस वजह से ये अपना चिल्लम-चिल्ली करके लोगों को बस बिल्कुल, वो कचरा भर रहे हैं दिमाग में, बिल्कुल, ताकि उनका उनका एजेंडा अपना जो चलता है, उनका एजेंडा से काम हाँ, चलता है। और उनका क्योंकि इससे देश का अब एक नुकसान बात होता है। समझिए ना, एक बात समझिए, दिल्ली में केजरीवाल का सरकार आया, पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, मोदी जी का सरकार आया, पॉल्यूशन पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तो इनके पास मुद्दा क्या रह जाएगा? मुद्दा भी तो चाहिए। बिहार में अगर एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तो मुद्दा क्या रह जाएगा? तो मुद्दा तो चाहिए सरकार बनाने के लिए। सारे लोग एजुकेटेड हो जाएँगे तो बेवकूफ़ किसको बनाएँगे ये लोग? तो एजुकेशन भी तो ज़रूरी है। वो बिल्कुल, वो चीज़ इंसान जो चीज़ आपको आप कंट्रोल वाली चीज़ें होती है ना, वो आप तक नहीं पहुँचने देगा, कोई नहीं पहुँचने देगा। यू मस्ट हैव टू बी अवेयर फॉर योर ओन सेल्फ। अगर आप खुद के बारे में अवेयर नहीं हो ना, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो फिर आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेने वाला है। इनका बिल्कुल, दाल गलना चाहिए, बस इनका ज़िंदगी अच्छे से वही कटना कर रहे चाहिए। हैं। आप मर कट जाओ अपने में, इनको कोई लेना-देना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए ना, जिनको पता है, जो जानते हैं, अभी 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस समय में जब देश का विभाजन हुआ तो कैसे बना देश? पाकिस्तान बना कैसे? सिंपल सी बात है। हुँ, पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अपने दम पर तो नहीं बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने हुँ, सपोर्ट किया था जोगेंद्र नाथ मंडल का। अब जोगेंद्र मंडल हुँ, ने हुँ, सपोर्ट दिया, बन गया पाकिस्तान। वहाँ के वो लॉ मिनिस्टर बने। साहब लॉ मिनिस्टर सुनिएगा। हुँ, लॉ मिनिस्टर बनने के बावजूद वो 6 महीना पाकिस्तान में नहीं रुक पाए। उनको हुँ, वापस हुँ, हुँ, अपना इंडिया आना पड़ा। और वो जो लेके हुँ, गए थे ना यहाँ पे 30 लाख के आसपास में जो
हिंदू थे, जो दलित थे, उनको लेके हुँ, गए थे वो पाकिस्तान हुँ, और वहाँ पर उनको हुँ, मरने के लिए छोड़ दिया। भारत में हुँ, वैसा ही हुआ कि कुछ लोग यहाँ पे रह गए, कुछ लोग वहाँ पे गए। अब ऐसे करते हुए फिर उधर से बन गया 1971 के युद्ध में बांग्लादेश, हुँ, है ना? हुँ, अब देख लो पाकिस्तान में मुश्किल से 1 से 2 परसेंटेज वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है। इसी प्रकार से हुँ, अब बांग्लादेश में देखो 5 से 6 परसेंटेज बचा हुआ है और साब सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम में तो कोई न्यूज़ नहीं था, उस टाइम में कोई मीडिया नहीं थी, उस टाइम में कोई अखबार बस हुँ, अखबार के प्रिंट से चलते थे। अभी तो हुँ, लाइव कास्ट देख रहे हो ना कि दीपू चंद्र दास तो लाइव दिखा है, पूरी दुनिया को दिखा है। हुँ, हुँ, तो ये जो रियलिटी है ना, आप रियलिटी से नहीं भाग सकते। इतिहास आपको कहीं बिल्कुल। का नहीं छूटेगा। इतिहास कभी भी छूटता नहीं है। जो हुँ, ओरिजिनल इतिहास है ना, भले ही कितना भी मुगलों ने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की। नालंदा जैसा मैंने जाकर के देखा है साहब, नालंदा जैसा हुँ, विश्वविद्यालय जिसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको गौरवान्वित होगा। ऐसा हुँ, नालंदा को एक साजिश के तहत उसको जलाया गया और ऐसा कहा जाता है कि उसमें इतने पुस्तक थे कि जिसको जलने में तकरीबन 6 महीना लग गए। अब आप अंदाज़ा हुँ, लगाइए कि किस प्रकार से चीज़ें रही होंगी। तो इस देश में विध्वंसकारियों का एक बहुत बड़ा एजेंडा चलता रहा है और उम्मीद यही है कि इस देश के यूथ अब इन चीज़ों को समझे। अगर यूथ नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत है। हुँ। क्या कह रहे हो दोस्त? सेड ही सेड आई ओके। चलो ठीक है भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जितने भी जुड़े उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे बीच-बीच में किसी-किसी टॉपिक पे आप सभी के बीच में आते रहें और कोशिश करें कि आप सभी से कुछ-कुछ बातचीत करते रहें। हाँ, इतना ज़रूर कहना है कि देखिए, आप किसी भी समाज से हैं, आप किसी भी जाति से हैं, आप कोई भी व्यक्ति हैं, हमारे सरकार के द्वारा जो नई बिल लाई जा रही है, जिससे कि हमारे समाज के अंदर में और भी भेदभाव बढ़ेगा ही, ये घटने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसीलिए हमें इस यूजीसी बिल का पुरज़ोर विरोध करना है और इसके लिए चाहे जो हो सके, चाहे बीजेपी को गिराना पड़े, तो गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो रथ है, अब वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो अब इसको बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टाइप का बिल जो कि हिंदू-हिंदू के बीच में ही विरोध उत्पन्न करे, जो बाधा उत्पन्न करे, ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको अपोज़ करना नहीं आएगा, अगर आपको रियलिटी को समझना नहीं आएगा, तो फिर यार जीने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आप देखो, जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो चीज़ें हो रही है, वो तो चलता ही रहेगा ना। अब हकीकत तो ये है कि वो उन चीज़ों को अब भुगताना जो है सो आगे जनरेशन को करना है। क्योंकि अब जो चीज़ें बीत रही है, वो तो बीत रही है, वो तो जा रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो फ्यूचर के लिए बेटर होना है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सर्व समाज को इकट्ठा होना चाहिए और आरक्षण का पुरज़ोर विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये आपको लग रहा है कि ये सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए दे रही है, लेकिन हकीकत मायने में ये है, ये सरकार ने आपको एक बेरियों में जकड़ रखा है। आपको सोचने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब सोच भी नहीं रहा है कोई। अब देखिए ना एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन रियल एजुकेशन क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल हुँ। एजुकेशन? नो वन कैन अंडरस्टैंड। ये तो बस कोई नॉलेज ही लिटरेसी नहीं। है, लिटरेसी दिया जा रहा एग्ज़ैक्टली, है लोगों को, लिटरेट किया जा एग्ज़ैक्टली। रहा है, एजुकेट नहीं किया जा रहा है। अब मोबाइल चला लेने का मतलब आप एजुकेटेड हैं? आई डोंट थिंक दैट दैट काइंड ऑफ एजुकेशन विल इम्प्रूव एनीवन कि हाँ, उसका लाइफ़ को बेटरमेंट की ओर ले जाए। ये पॉसिबल नहीं है साहब। Education literacy without moral and ethics is just a literacy. You are just a literate but not educated. If you are educated, you must have to know about ethics and moral. What is good for you, what is good for society, what is good for everyone. इसके अंदर हम जानवर को भी काउंट करते हैं, इंसानों को भी काउंट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, ये चीज़ नहीं सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं आप सभी भी जो देख रहे हैं या जो देखेंगे उन सब से मेरा ये विनती है कि हकीकत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें बिकॉज़ अगर आप आज नज़रअंदाज कर देंगे, कल को आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, कल को आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि
बिल्कुल। जिसने भी इतिहास में आज हम महाराणा प्रताप का नाम क्यों लेते हैं? आज हम सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह का नाम क्यों लेते हैं? या फिर समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने कभी नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने हुँ, कभी भी अपने राष्ट्र से ज़्यादा बड़ा किसी चीज़ को नहीं माना और राष्ट्र का मतलब होता है जिसमें हम सभी रहते हैं, जिसका फ्यूचर हम आप ही तय करते हैं। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आभार। आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखें और साथ बनाए रखें। हम आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लाएँगे और कोशिश करेंगे कि अब हम दोनों कुछ-कुछ ऐसी टॉपिक्स पे बीच-बीच में आकर के आप सभी के बीच में अपनी बात रखें और किसी को अगर कोई बातों से भावनाएँ आहत हुई हों, कोई दुःख लगा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो देश के लिए बेहतर है, उन चीज़ों के ऊपर हमने अपना बात रखा और जिन चीज़ों से हमें लगा है कि देश को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन चीज़ों को हमने प्रायोरिटी रख के आपके सामने रखा। I hope you all are enjoying with this live episode and we will connect in the next show. So right now we are just going to complete this show and lastly कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए आप। नहीं थैंक यू सो मच सारे लोग जुड़े और ऐसे ही जुड़ते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम बिल्कुल, इसी तरह से थोड़ा बहुत मोटिवेट होकर आपके साथ जॉइन करते रहें। बिल्कुल। Thank you so much everyone.